छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है प्रश्नों से प्रश्नों तक। इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं जीके के नए प्रश्नों के साथ, जो आने वाले वनडे एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। ये पहला प्रश्न है आपके लिए, और आप सब लोग मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इन प्रश्नों से कितने प्रश्न और तैयार किए हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा, इन सब के जवाब इसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया है, सारे सवालों के जवाब दिए हैं और बहुत सारे प्रश्न इनसे जुड़कर तैयार किए हैं। पूरा वीडियो देखोगे तो पता चलेगा आपको। कुछ लोग कह रहे थे कि इनके जवाब कहाँ हैं सर। ये तीसरा प्रश्न है आपसे, अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है? भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का उपनाम क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सा देश या कौन से देश क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी करेंगे? ये आपके ऑप्शन है। सभी तरह के प्रश्न रखे हैं आने वाले एग्जाम को देखते हुए। अगला प्रश्न ये है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? अपने आप को भी चेक करिएगा, देखिएगा आपको कितनी जानकारी है। फिर है आपसे ये प्रश्न, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न, ये ट्रांसफार्मर का क्रूड किस पदार्थ से बना होता है? भारत में किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? ये प्रश्न आपका बैंक से है, इकोनॉमिक्स का था वो। और भारत की पहली जैव बिटुमेन राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? 14वां प्रश्न, पद्म विभूषण। देखो जवाब तो आप सब लोग, मैंने तो बताया है इनके जवाब, बाद में आपको ये सारे प्रश्नों की व्याख्या की है और इनसे जुड़े हुए और भी बहुत सारे प्रश्न तैयार किए। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, पुणे, चंडीगढ़? अगला प्रश्न ये भूगोल से है, ये आपका प्रश्न। प्रश्नों को सही से देखें, फिर उनके जवाब दें, और बाद में भी जब मैंने व्याख्या की तो मिलाइएगा कितने सही रहे कितने गलत। और कंटेंट बहुत अच्छा है, आप अगर सही से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी सारी चीजें तैयार हो गई आपके एक ही वीडियो में। और बहुत मेहनत की मैंने। और निश्चित ही आने वाले एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले प्रश्न हैं। कुछ आसान से सवाल है, प्रश्न है, कुछ कठिन भी है। और सही बात यह है कि कुछ भी आसान नहीं होता, जो तुम्हें आपको पता होता है वो आपको आसान लगता है, जो नहीं पता होता वही आपको कठिन लगता है। ये 20 प्रश्न थे।
और अभी इनके जवाब हैं, अब आपको व्याख्या करता हूँ, आप भी मिला लीजिएगा कितने सही रहे कितने गलत। और अब पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो पूरा पूरा जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना सही रहा, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी रही। पहला प्रश्न था आपका, भारत की पहली 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सी? इसका नाम है पुल्लमपारा पंचायत, ये केरल में है। केरल के बारे में अगर बात करें बाद में, अभी तो चुनाव भी होने वाले हैं पंचायत के, 2026 में शायद होंगे। पंचायती राज व्यवस्था सुना होगा, लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान 1959 में। और अनुच्छेद 40 सुना ही होगा, ये भी ग्राम पंचायतों के बारे में है, वर्णन दिया गया। अच्छा, अगर हम लोग बात केरल की करें तो केरल का मतलब होता है आ, समुद्र और पहाड़ के बीच का जो स्थान है, जैसे वह भूभाग जो समुद्र से निकला है। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें कि ये प्रश्न, सभी प्रश्नों की कहानियां हैं कहीं ना कहीं से, तो मैंने जोड़ा है, सुनिएगा अगर आपको ठीक लग रहा है। वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो, मतलब पौराणिक व्यवस्था, पौराणिक कथाओं में एक वर्णन मिलता है भगवान परशुराम का। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान परशुराम ने अपना परशु, वो जो फरसा था, वो जब उन्होंने समंदर में फेंका, तो वहां से कुछ स्थान ऊपर आ गया, और उसी स्थान पे जो लोग बस गए उस जगह को केरल कहते हैं। ये पौराणिक व्यवस्था, पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी मान्यता है। विज्ञापनों में अगर बात करें, वहाँ पे जो लोग केरल को प्रमोट करते हैं वो ईश्वर को अपना घर बताते हैं, ईश्वर का अपना घर बताते हैं केरल को। और अगर हम लोग बात करें केरला की, ओणम केरल का राज्योत्सव है। पूछा भी जाता है कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है। एक बात मुझे और याद आई, केरल में एक चोल चेर राजवंश आपने सुने होंगे। चोल चेर पांड्य, ये साउथ इंडिया के राजवंश रहे। उन्हीं में एक राजवंश था चेर, तो उन लोगों ने भी यहाँ राज्य किया था, इसीलिए इसका नाम हो गया था चेरलम। और चेरलम से बाद में कन्वर्ट हो गया केरल, केरलम और केरला भी है। बहुत सारी चीजें केरला से प्रश्न बनता ही है। जैसे इस फोटो से भी आप ये बात सीख सकते हो, यहाँ पे ये नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, तो ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ पाए जाते हैं केरल में। केरल में नावें चलती हैं, ओणम त्योहार के दौरान भी नावें चलती हैं केरल में। और बल्लम फेरी नावें केरल में ही। केरल का खाद्य पदार्थ भी है, एक भी सी टेट में प्रश्न बना था केरल के खाद्य पदार्थ से संबंधित। और कलरी पट्टू, आप विद्युत जामवाल को जानते होंगे, ये युद्ध कला है केरल की, भारत की भी पुरानी युद्ध कला है। और पीटी उषा का नाम सुना होगा, जिसे भारत में अपने यहाँ कहा जाता है उड़न परी, वो भी केरल की रहने वाली है। और केरल में मोहिनीअट्टम केरल में होता है, कथकली लोक नृत्य केरल का ही है। दूसरा प्रश्न था, निम्न में से किस दिन पाई दिवस मनाया जाता है? 14 मार्च इसका आंसर है। 14 मार्च इसलिए भी इसका, इसे 14 मार्च का दिन किया गया क्योंकि पाई का मान, इसे एल्बर्ट आइंस्टीन की पिक है, और एल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थडे भी 14 मार्च को ही है। अ, बात कर रहे थे हम लोग पाई की। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। और 7 का भाग दोगे अगर आप 22 में, तो देखेंगे, ये देखो 22, ये लिखा भी है मैंने, तो कितना होगा, 7 × 21, तो तीसरा महीना हो गया। और फिर आप दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, बचे 10, 7 × 1 = 7, और सॉरी कितना होगा, सही है, मेरे को तो गणित आता भी नहीं। चलिए, तीसरा महीना इसलिए मार्च हो गया। और बाद में जब एक बचता है तो एक में दशमलव लगा के बिंदी बढ़ेंगे, तो और उसके बाद मुझे नहीं पता भाई, बस लेकिन ये इतना मैंने कहीं सर्च किया था पाई के बारे में, तो मुझे पता चला था, तो मैंने वैसे ही निकाल के रख दिया है यहाँ पे। गणित आता नहीं मुझे ज़्यादा। एल्बर्ट आइंस्टीन का हैप्पी बर्थडे, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में स्थित है? अगर बात करें, ये दक्षिण अमेरिका में है। सुना होगा आपने इन्हें, इन्हें दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे पाए जाते हैं। जो लगभग 9 देशों तक फैले हैं ये वन। सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है, ये देखो मैंने लिखा भी है फेफड़े से संबंधित, अमेजन के बारे में। और दुनिया भर की बहुत सारी चीजें अगर आप अमेरिका महाद्वीप से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अमेरिका पढ़िएगा, इस महाद्वीप से प्रश्न बनते भी रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का उपनाम नव वर्ड। जैसे आपने अगर ये इसका ये संस्कृत का से लिया गया है नव वर्ड भैया। जैसे अपने अगर पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो उन्हें कहते हैं, पुरुष हॉकी टीम के बारे में अपने यहाँ बोला जाता है कि जो भी नीली जर्सी है ना पुरुष हॉकी, तो द मैन इन ब्लू पुरुष हॉकी टीम को कहते हैं। ऐसे ही महिलाओं के लिए भी आकाश के रंग वाली नीली,
जैसी, इसलिए इन्हें भी जो उपनाम दिया गया है वो नव वर्ल्ड उपनाम दिया गया, जैसे पुरुषों को द मैन इन ब्लू कहा गया। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा? आंसर था इसका दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। ये 4 साल बाद विश्व कप होते हैं। 2023 में भारत में हुआ था, आपने देखा भी होगा। 10 मैच हम लोग जीते थे, फाइनल में हार गए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पिटोरिया, केपटाउन, जोहान्सबर्ग। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, और नामीबिया की है, मैंने इधर ही लिखा था भैया, ये कैपिटल है विंडहॉग। ये नामीबिया की कैपिटल है। 14 टीमें हिस्सा लेंगी इस बार 2027 के वर्ल्ड कप में। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस जो 76वें नंबर का था, तो इसमें झांकियां निकलती हैं, तो सबसे जो पहले नंबर पे जो झांकी रही जिसे पुरस्कृत किया गया वो अपने हमारे उत्तर प्रदेश की रही, जो महाकुंभ को दर्शाती हुई थी झांकी। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास से संबंधित थी, तो इसे पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है आपका, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? ये पौधों की रस से लेते हैं। नर मच्छर का इंसानों का खून नहीं चूसते, इंसानों का खून मादा मच्छर चूसती है। और उसका कारण भी ये होता है कि मादा मच्छर जानवरों का भी रक्त चूसती है। उसे अपने अंडों के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपने इससे पहले हुआ क्या कि ब्रिटेन में चुनाव होने को रही, तो वहां पे दूसरी तरफ थे विंस्टन चर्चिल, और एक तरफ थे ये क्लीमेंट एटली, जिन्होंने घोषणा भी की थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब वहां पे चुनाव हुए, जिन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो वही हुआ, ये लोग सत्ता में आए, और जब ये लेबर पार्टी के नेता थे, 1945 में प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने भैया यही काम किया, यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा, जैसे छलिया राजकुमार कहा गया। तो उसने फिर देश की आज़ादी में देखा ही होगा, भारत के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन प्रश्न ये था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम था क्लीमेंट रिचर्ड एटली, पूरा नाम था इनका। अगला प्रश्न है, सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? जवाब है इसका ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये सास बहू ये बाद में बिगड़ के हो गया, ये किंवदंती के अनुसार है। वैसे ये सहस्त्रा बहू का मंदिर है यहाँ पे। सहस्त्रा बहू मतलब जिनकी 1000 भुजाएं, भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। और 1093 ईस्वी में, लगभग 11वीं सदी में, कछवाहा वंश के राजा थे महिपाल। इनकी पत्नी थी, वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। तो उन्होंने के अनुरोध पर महाराजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया यहाँ, भगवान विष्णु का। और जब इनकी पत्नी, फिर इनके एक पुत्र हुआ, पुत्र की जो पत्नी थी, पुत्र वधू, वो भगवान शिव को मानती थी। तो फिर सास का मंदिर भगवान विष्णु का, तो सास को और वो उनकी बहू, तो दोनों को आपस में अभी लगाव था, तो उन्होंने अपनी बहू का भी मंदिर पास में ही बनवा दिया, भगवान शिव का। इसीलिए इसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं, जो ग्वालियर में है। अगला प्रश्न है आपका, ट्रांसफार्मर का क्रूड या कोर किस पदार्थ से बना होता है? ये नर्म लोहे का होता है। ट्रांसफार्मर में देखा होगा आपने, प्रयोग तो तांबे का भी होता है, लेकिन लोहे का प्रयोग जो, वो उससे क्या बनाई जाती है, कुंडली क्या बोलते हैं ना, कुंडलियों का तो निर्माण होता है तांबे से। लेकिन क्रोड जो आमतौर पे नर्म लोहा आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जिससे ऊर्जा की हानि कम होती है, और इससे ट्रांसफार्मर की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए इसमें लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपसे, भारत की किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला? सही जवाब था इंदिरा गांधी। आप जानते होंगे ना, इंदिरा आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। 31 अक्टूबर 1984 को उनका देहांत हो गया था। यहाँ पे इससे संबंधित मैंने और भी बहुत सारी बातें इन्होंने से लिखी। इनका बचपन का नाम प्रियदर्शनी था। नेतृत्व किया इन्होंने 1959 में। इन्हें पहले गूंगी गुड़िया कहा जाता था। बाद में 1966 में ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 24 जनवरी को इन्हीं के बर्थडे के दिन वो मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 23 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। चलिए, अगला प्रश्न था आपका, 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में भी इनकी बड़ी भूमिका रही। हाल ही में किस बैंक ने क्लैरिफाई के
एनसीआरपी इंटीग्रेशन सोल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया? आंसर है इसका पंजाब नेशनल बैंक। ये जो क्लेरी 5 के एनसीआरपी इंटीग्रेशन सोल्यूशन को लागू करने वाला पहला बैंक बन गया है। जैसे रियल आप नहीं तुरंत पैसे भेज रहे होते हो, उस समय अगर कोई गलती हो जाती है, असंगत लेन देन या मिसमैच हो जाता है, तो उस एरर को तुरंत पकड़ लेता है। इसी के लिए निर्माण किया गया इसका है। अगर हम लोग बात करें पीएनबी की, तो पीएनबी की जो स्थापना हुई है वो 1895 में लाहौर में हुई। लाहौर के बारे में सुना होगा, भगवान राम के बेटे लव के नाम पे इस शहर का नाम पड़ा है। ये लाहौर रावी नदी के किनारे है। और लाहौर लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाहौर की गद्दी पे बैठा है, लाहौरी नमक भी आता था भारत में। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में ही फांसी दी गई थी। अगला ये बैंक भारतीय स्वामित्व वाला पहला बैंक था पीएनबी, जिसे देश की स्वतंत्रता से पहले ही अपना संचालन शुरू कर दिया था। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक तब बना, अभी 2020 में एक बैंक का विलय हो गया इसमें, 2020 में। उस बैंक का नाम था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो अब ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया। पहले नंबर पे तो एसबीआई है, दूसरा ये सबसे 10,000 शाखाएं, लगभग 13,000 एटीएम है इसके देश में। और इसका आदर्श वाक्य है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, यानी एक ऐसा नाम जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जैव बिटुमेन राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर। मतलब जैव बिटुमेन की बात करें, जैसे हम लोग देसी भाषा में कह सकते हैं डामर। तो जो डामर जो पेट्रोलियम से ही बनता है, जो सड़कें बनती थी वो एक तो महंगी और मजबूत भी उतनी नहीं रही। हमारा देश थोड़ा सा पीछे कह सकते हैं। जापान में तो आपने देखा होगा प्लास्टिक की भी सड़कें, प्लास्टिक की जो कचरे से उससे सड़कें बनाई। तो अब हमने पहली बार जो हमारा कचरा है वेस्ट उससे, और ये जो पराली नहीं होती, पराली और ये क्या गन्ने की खोई, इससे बहुत सारा धुआं, तो अब इससे इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे हम प्रदूषण भी कम करेंगे और ये सड़कें मजबूत और टिकाऊ भी होंगी पहले की अपेक्षा। तो ये बड़ा बढ़िया कदम है भारत सरकार के द्वारा। नागपुर में पहली बार सड़क बनाई गई है। नागपुर जिसे संतरों का शहर कहते हैं, नागपुर जहाँ आरएसएस का मुख्यालय है, नागपुर में ही राहुल द्रविड़ की ससुराल है। अगला प्रश्न है आपसे, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 7 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, जिसमें 3 मरणोपरांत हैं और 4 लोग अभी हैं। पद्म विभूषण जो जो पद्म विभूषण सम्मान होता है, इसमें एक पत्र मिलता है, राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं, पैसे नहीं मिलते इसमें। ठीक है, 7 लोगों को मिला है भैया ये। और उन 7 लोगों के नाम है, अगर आपसे कहें, डीडी नागेश्वर रेड्डी, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, इधर होगा हाँ। और अगला है भैया, भारत जी मुख्य न्यायाधीश भी रहे, जेएस, मतलब इनका पूरा नाम है जेएस जगदीश सिंह खेहर, इन्हें भी मिला है। कुमुदिनी लखिया, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, इन्हें दिया गया। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, ये वायलिन वादक है, इन्हें मिला। और एम टी वासुदेव नायर, ये मलयालम साहित्य के दिग्गज लेखक, इन्हें मरने के बाद इन्हें भी। और ओसुमु सुजुकी, जो सुजुकी कंपनी के सीईओ रहे, ये भारत में ऑटोमोबाइल क्रांति की सुजुकी की गाड़ियां देखी होंगी आपने। शारदा सिन्हा को मिला, इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, ये आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? इसका सही जवाब था जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर गुलाबी नगरी, हवा महल जयपुर में है, जंतर मंतर जयपुर में है। और यह उपाधि जयपुर को उसकी राजसी वास्तुकला, चलो पेरिस से ही संबंधित था। जयपुर की स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की। ये प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनके स्वागत में गुलाबी रंग से, तो हमारे यहाँ होता है अतिथि देवो भव, तो हमने उनके स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगा, तो इसीलिए इसे तभी नाम दिया गया था पिंक सिटी। उसी समय ये पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और ये भारत का पहला सुव्यवस्थित नियोजित शहर है, जिसे वास्तुशास्त्र और खगोल शास्त्र के सिद्धांतों पे बनाया गया है। जैसे पहला समकोण पे काटने वाला शहर है चंडीगढ़, सुना होगा आपने, 2 राज्यों की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। चलो अगला प्रश्न है आपका, शनि ग्रह पर मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। सुनो, ये गैसें बड़ी हल्की भी होती हैं, तो ये इसी इसलिए ये शनि बड़ा हल्का, मतलब ऐसा मैंने पढ़ा था शनि के बारे में, कि इतना हल्का है कि अगर ये महासागर के किसी बड़े महासागर पे गिरता है तो तैर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा गैस दानव ग्रह है, गैसें ही पाई जाती हैं यहाँ पे, ठोस सतह नहीं है बल्कि ये गैसी गोला है।
शनि के सुंदर बलय छल्ले रिंग्स वाला ग्रह भी कहते हैं। आकर्षण में जो बर्फ और ठीक है। चलिए, शनि की अच्छा शनि की पौराणिक मान्यताएं बताएं अगर अपने यहाँ। जिसका शनि खराब होता है उसके फिर कर्म नहीं, जिसके कर्म खराब होते हैं उसका शनि खराब होता है, मतलब ये कर्मों का फल देने वाला ग्रह है। ऐसे कह सकते हैं हम अपने यहाँ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि के बारे में। अगला प्रश्न है आपसे, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक किसे कहा जाता है? सुना होगा नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, इन्होंने रियासतों का एकीकरण किया इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली आंदोलन हुआ 1928 में। और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत माने इन्होंने, संविधान में बड़ी वकालत की है आईएएस आईपीएस की। इन्होंने तो कहा प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है ये अखिल भारतीय सेवाएं। तो इन्हें भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भी माना जाता है। इनकी मूर्ति, ये मूर्ति की तस्वीर है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में बड़ोदरा में नर्मदा नदी के किनारे। वहां पे तो एक बांध भी है, सरदार सरोवर बांध, जो नर्मदा नदी पे ही बना है। नर्मदा जो पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा की सहायक नदी है ताप्ती। चलिए भैया, और कुछ रह गया इनसे अगर बात करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में पैदा हुए, रियासतों का एकीकरण किया, ये बात हमने आपको बताई ही दी। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग में अब तक एकमात्र, ये बड़ा काम का प्रश्न लगा मुझे, क्योंकि महिला आयोग की अध्यक्ष हमेशा महिलाएं ही रहती हैं। लेकिन 2014 में सिर्फ एकमात्र और अभी तक एक ही व्यक्ति हुए हैं, आलोक रावत जी को एकमात्र जो पुरुष रहे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अब तक। राष्ट्रीय महिला आयोग ये महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग का अभी अध्यक्ष कौन है, ये आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों यूरिया को बाहर निकालने का काम कौन सा अंग करता है? किडनी, जिसे हम लोग अपने गांव की भाषा में गुर्दा कहते हैं। ये 1 मिनट में लगभग 1 लीटर रक्त शुद्ध करती है किडनी। हाँ, अगर किडनी ये यूरिया बाहर ना करे तो गुर्दा फेल हो सकता है। हम लोग ऐसे बात नहीं करते, गांव में कहा जाता है कि उनके तो गुर्दा फेल हो गए। ये रहता है गुर्दा फेल से संबंध जो भी है, किडनी का काम बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये पीठ के निचले हिस्से रीढ़ की दोनों ओर स्थित होती है। ये किडनी के अंदर की जो इकाई है, जो मतलब जिसे छलनी को कह सकते हैं हम लोग, उसे नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। अगर किडनी अपना ठीक से काम ना करे तो शरीर में यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ जमा हो सकते हैं, जिससे जीवन भी खतरे में आ सकता है। अंतिम प्रश्न है ये आपका, भारत का प्रमुख रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में है ये। अगर हम लोग इससे संबंधित बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसे भारत का रॉकेट द्वीप भी कहा जाता है। इसरो द्वारा इसे संचालित किया जाता है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास है, ऐसे जहाँ से, और उसका फायदा ये है कि भूमध्य रेखा के पास होने से अतिरिक्त गुरुत्व बल मिल जाता है, जिससे वह अधिक भार लेकर अंतरिक्ष में जा सकता है। आपने अपने नाम सुने होंगे मिशन के, चंद्रयान, मंगलयान, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये सब यहीं से प्रशिक्षण के रूप में यहीं से प्रयोग होता रहा है श्रीहरिकोटा का। सही, ठीक है भैया, 20 प्रश्न थे आपके। ये 20 प्रश्न आपको जो भी इससे संबंधित जानकारी थी वो मैंने दी आपको। एक भैया है हमारा एक जानने वाले सचिन, वो कल बड़े परेशान थे। तो उनके लिए, और जो भी लोग परेशान हैं, मैंने देखा है कभी कभी हम सफल नहीं हो पाते तो परेशान हो जाते हैं, मॉरल डाउन हो जाता है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियां थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, सुना दूं। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, और मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बाबरा, मन झूमे मन बाबरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक
और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।